नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। तो साथियों, सीटेट में आज साइंस के अंतर्गत हम लोग क्लास 6 के चैप्टर 9 को देखेंगे, जिसका नाम है सजीव विशेषताएं और विकास। यानी सजीव विशेषताओं के बारे में, उनका कैसे विकास होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है सीटेट पेपर 2 में साइंस की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए। साथ में बीपीएससी टीआई 3.0 में साइंस में एनसीईआरटी 6 to 8 से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आज के क्लास में हम लोग एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 के चैप्टर नंबर 9 को कवर करेंगे, जिसका नाम है सजीव विशेषताएं और विकास। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तथा क्लासेज की नोट्स और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, आप लोग उससे जुड़ सकते हैं। क्लासेज की नोट्स आपको वहीं मिलती हैं और सारे इंपॉर्टेंट न्यूज या कुछ भी आपको पूछना रहता है, डाउट आपके, आप लोग टेलीग्राम पर जुड़ के वहाँ हमसे पूछ सकते हैं। चलिए फिर बिना किसी देरी के आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के चैप्टर का नाम है सजीव विशेषताएं और विकास। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें बनता है आवास। तो आवास तो आप सबको पता ही होगा, आवास क्या है। आवास हम इंसान के रहने के लिए जो घर होता है, छोटा सा जाए, आवास सब जरूरी नहीं है, आवास कई प्रकार के होते हैं, पक्का घर, कच्चा घर। तो आवास ही होता है। तो रहने जहाँ पे इंसान लोग रहते हैं उसको हम लोग आवास कहते हैं। किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें हम रहते हैं उसको हम लोग आवास कहलाता है। अपने भोजन, वायु, शरण स्थल एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव अपने आवास पर निर्भर रहती है। पृथ्वी पर जितने भी आवास स्थित हैं वह सभी प्राकृतिक आवास जीवमंडल के भाग हैं। हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी परिवर्तनशील है, जिसके कारण प्राकृतिक आवास में परिवर्तित होते रहते हैं। लगभग अरब वर्षों से प्राकृतिक आवास में अनेकों प्रकार के जीवों की प्रजातियां आती रहती हैं और समाप्त होती रहती हैं, जिनके रहने का माहौल अलग अलग था। किसी भी आवास के परिवेश में जंतुओं का विशेष रूप से निर्मित शरीर उन्हें जीवित रहने में सहायता प्रदान करता है। तो किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। अपने भोजन, वायु, शरण स्थल एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव अपने आवास पर निर्भर रहती है। पृथ्वी पर जितने भी आवास स्थित होते हैं वह सभी प्राकृतिक आवास जीवमंडल के भाग हैं। हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी परिवर्तनशील रहती है। तो हम जितने भी हम लोग सजीव होते हैं, सजीव वो यहाँ पे रहते हैं, उस परिवेश को हम लोग क्या कहते हैं? आवास कहते हैं। किसी भी आवास के परिवेश में जंतुओं का विशेष रूप से निर्मित शरीर उन्हें जीवित रहने में सहायता प्रदान करता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप लोग, तालाब मछली का निवास स्थान है। तालाब क्या है? मछली का निवास स्थान है। हमारा घर हमारा निवास स्थान है। एक पेड़ एक चिड़िया के लिए एक निवास स्थान है। तो आप हम लोग आवास के प्रकार के बारे में देखते हैं, यानी टाइप्स ऑफ हाउस। तो जीव के निवास स्थान के आधार पर आवास को 3 प्रकार या 3 भागों में बांटा गया है, जिनका वर्गीकरण निम्नलिखित है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग जलीय आवास, इसको एक्वेटिक हैबिटेट बोलते हैं, यानी जलीय आवास। दूसरा है स्थलीय आवास एवं तीसरा है वृक्षीय वायु आवास। तो जलीय आवास, स्थलीय आवास एवं वृक्षीय वायु आवास, 3 प्रकार के आवास में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लोग जलीय आवास के बारे में बात करते हैं। तो ऐसा आवास जिसमें मछली व अन्य जलीय जीव जंतु, जल में रहने वाले जीव निवास करते हैं, उसे हम लोग जलीय आवास कहते हैं। जलीय आवास के अंतर्गत झीलें, पानी के स्रोत, तालाब, समुद्र व नदियां इत्यादि आते हैं। जलीय आवास में मछली एवं अन्य प्रकार के जल में रहने वाले जीव जंतु निवास करते हैं। तो जलीय आवास जो होता है, ऐसा आवास जिसमें मछली एवं अन्य जलीय जीव जंतु, जल में रहने वाले जीव निवास करते हैं, उसे हम लोग जलीय आवास कहते हैं। जलीय आवास के अंतर्गत झीलें हो गया, पानी के स्रोत हो गए, तालाब हो गया, समुद्र और नदियां इत्यादि आते हैं। जलीय आवास में मछली और अन्य प्रकार के जल में रहने वाले जीव जंतु निवास करते हैं, उसको हम लोग जलीय आवास कहते हैं। जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे होंगे, जल में कई प्रकार के जलीय आवास निवास करते हैं, जैसे कछुआ हो गया, मछली हो गई, और छोटे कई जानवर, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हो गए, जल में निवास करते हैं, उसको हम लोग जलीय आवास बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं स्थलीय आवास क्या होता है। तो स्थलीय आवास एक ऐसा आवास जहां पर मनुष्य एवं अन्य स्थलीय जीव निवास करते हैं, उसे हम लोग स्थलीय आवास कहते हैं। इस आवास के अंतर्गत जंगल हो गया, रेगिस्तान हो गया, पहाड़ी क्षेत्र इत्यादि आते हैं, जिसमें जमीन ऊपर होता है, इस पर जीव जंतु रहते हैं। तो स्थलीय आवास एक ऐसा आवास होता है जहां पर मनुष्य एवं अन्य स्थलीय जीव निवास करते हैं, उसे हम लोग स्थलीय आवास कहते हैं। इस आवास के अंतर्गत जंगल, रेगिस्तान, पहाड़ी क्षेत्र इत्यादि आते हैं, इसमें जमीन ऊपर होता है, उस पर जीव जंतु रहते हैं, इसको हम लोग स्थलीय आवास कहते हैं। जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे होंगे, डिजर्ट आ जाता है, ग्रास लैंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, माउंटेन हो गया, अर्बन हो गया, सब इसी में आता है ना।
चलिए फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब अगले आवास के बारे में बात करते हैं, वृक्षीय वायवीय आवास। तो वृक्षीय वायवीय आवास में कीड़े मकोड़े, चिड़िया, चमगादड़ इत्यादि जैसे जीव हवा और वृक्षों पर निवास करते हैं। सामान्यतः वायु रहने के लिए उपयुक्त माध्यम नहीं है, परंतु कुछ उड़ने वाले जीव वायु में प्रवेश के लिए अनुकूल हो गए हैं। तो वृक्षीय वायवीय आवास, जो वृक्षीय वायवीय आवास में कीड़े मकोड़े, चिड़िया, चमगादड़ इत्यादि जैसे जीव हवा और वृक्षों में निवास करते हैं। सामान्यतः वायु रहने के लिए उपयुक्त माध्यम नहीं है, परंतु कुछ उड़ने वाले जीव वायवीय प्रवेश के लिए अनुकूल हो गए हैं। इसको हम लोग वायवीय, जैसे पेड़ पे चिड़िया वगैरह रहते हैं, इनको हम लोग वायवीय आवास या वृक्षीय आवास कहते हैं। अब हम लोग अनुकूलन यानी एडेप्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो जिस विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधों अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती हो, उसको हम लोग अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन क्या होता है? एडॉप्शन, यानी हमको सिचुएशन के साथ को ठान लेना ही अनुकूलन होता है। जिस विशिष्ट संरचनाओं एवं स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधों अथवा जंतु को उसके परिवेश के रहने के योग्य बनाती है, उसको हम लोग अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन में जीव जंतु प्रकृति द्वारा उपलब्ध परिवेश या पर्यावरण को अपनाकर उस परिवेश के अनुसार खुद को ढालकर उस पर परिस्थिति में रहते हैं। जीव जंतु प्रकृति द्वारा उपलब्ध होने वाले परिस्थिति को उसी के अनुकूल ढाल लेते हैं और उसमें अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। इसी को हम लोग अनुकूलन कहते हैं। ठीक, तो अनुकूलन आप लोग समझ गए होंगे। जिस विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश के रहने योग्य बनाती हो, उसको हम लोग अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन में जीव जंतु प्रकृति द्वारा उपलब्ध परिवेश या पर्यावरण को अपनाकर उस परिवेश के अनुसार खुद को ढाल लेना ही अनुकूलन यानी एडॉप्शन कहलाता है। जीव जंतु प्रकृति द्वारा उपलब्ध होने वाली परिस्थिति को उसी के अनुकूल ढाल लेते हैं और उसमें अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। इसी को हम लोग अनुकूलन कहते हैं। चलिए, सभी जीव जंतु अपने रहने के लिए अनुकूलन आवास का प्रयोग करना चाहते हैं, परंतु किसी कारणवश कुछ जीव जंतु अपने रहने योग्य अनुकूल परिस्थितियां नहीं पाते हैं, जिसके कारण वह अपने आप को उसी परिस्थिति के अनुसार ढाल लेते हैं और अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं, जिससे अधिकांश सफल भी हुए हैं। सभी सजीव अथवा जीव जंतु में कुछ विशेष रचनाएं भी होती हैं, जिसके कारण वह उपलब्ध होने वाले परिवेश में रहते हैं एवं पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं अपने रहने के अलग अलग परिवेश को अपनाकर उसमें रहने के अनुकूलित हो गए हों। तो जो सभी सजीव अथवा जीव जंतु होते हैं, कुछ विशेष रचनाएं होती हैं जिनके कारण वह उपलब्ध होने वाले परिवेश में रहते हैं। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु अपने रहने के लिए अलग अलग परिवेश को अपनाकर उसमें रहने के लिए अनुकूलित होते हैं या हो गए हैं। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पौधों की तरह ही जीव जंतुओं को भी विभिन्न प्रकार के आवासों में रहने में कठिनाइयां आती हैं, परंतु वह इन कठिनाइयों को अपनाकर विभिन्न प्रकार के आवासों में रहने के लिए अनुकूलित हो गए हैं। अनुकूलन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ एडेप्शन। ठीक, तो जलीय अनुकूलन हो गया पहला, उसके बाद हो गया मरुस्थलीय अनुकूलन, वृक्षीय अनुकूलन, स्थलीय अनुकूलन एवं पर्वतीय क्षेत्र अनुकूलन। तो अनुकूलन के जो प्रकार होते हैं उसमें आता है जलीय अनुकूलन, मरुस्थलीय अनुकूलन, वृक्षीय अनुकूलन, स्थलीय अनुकूलन, पर्वतीय क्षेत्र अनुकूलन। इतने प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं। अब सबसे पहले हम लोग जलीय अनुकूलन के बारे में देखते हैं। तो ऐसा जीव जो समुद्र में रहने के लिए अनुकूलित हो गए हैं और सभी जीव जलीय अनुकूलन के अंतर्गत आते हैं। जैसे मछलियां हो गई, मछलियां समुद्री जीव हैं जो समुद्र में रहने के लिए अनुकूलित हो गई हैं, जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे होंगे। अगला है मरुस्थलीय अनुकूलन। तो ऐसे जीव जो मरुस्थल में रहने के लिए अनुकूलित हो गए हैं वह सभी जीव मरुस्थलीय अनुकूलन के अंतर्गत आते हैं। मरुस्थल में रहने वाले सभी जीव जंतुओं ने अपने आप को उसी के अनुसार अनुकूलित कर लिया है। मरुस्थल में रहने वाले जीव बिना पानी के रहने, पानी का संरक्षण करने के लिए ऊंचे तापमान में रहने और शत्रु से बचने के तरीकों को अपनाकर अपने आप को मरुस्थल के रूप में अनुकूलित कर लिया है। मरुस्थल में रहने वाले जीव जंतुओं को कितन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे आप लोग ऊंट को देख लीजिए, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं हम लोग। तो ऊंट जो होता है वह रेगिस्तान के अनुकूल के हिसाब से अपने आप को ढाल लेता है। मरुस्थल में रहने वाले जंतु सूखे बीज खाते हैं, उन्हें पानी की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ मरुस्थलीय जीव जो होते हैं वह जमीन में गहरी सुरंग खोद कर रहते हैं, जिसमें वह सूर्य की सीधी रोशनी से बच सकें। मरुस्थल में रहने वाली छिपकली अपने लंबे और पतले पैरों का प्रयोग करके अपने शरीर का संपर्क भूमि से नहीं होने देती है। मरुस्थल में रहने वाले जीव जो होते हैं वह अपने शत्रुओं से बचाव के लिए सुरक्षात्मक रंगों और शरीर पर पाए जाने वाले कांटों का प्रयोग करते हैं। तो मरुस्थल में रहने वाले जो जीव होते हैं अपने शत्रुओं के बचाव के लिए सुरक्षात्मक रंगों और शरीर पर पाए जाने वाले कांटों का प्रयोग करते हैं। मरुस्थलीय जीव जो होते हैं वो अपने लंबे और गद्दीदार पैरों की सहायता से भोजन और पानी की तलाश दूर दूर तक आसानी से घूमकर कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं वृक्षीय अनुकूलन क्या होता है।
तो ऐसे जीव जो वृक्षों पर रहने और चलने के लिए अनुकूलित हो गए हों वह सभी जीव मरुस्थलीय अनुकूलन के अंतर्गत आते हैं, और वृक्षीय अनुकूलन के अंतर्गत आने वाले जीव पेड़ पर ही रहते हैं, चलते हैं, शिकार करते हैं, अन्य क्रिया भी कर लेते हैं। इस अनुकूलन के अंतर्गत लंगूर हो गया, लाल पांडा हो गया इत्यादि जीव जंतु आते हैं जो आसानी से वृक्षों पर चढ़ने उतरने के लिए होते हैं। जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे होंगे, लंगूर जो है पेड़ पर बैठा हुआ है। तो वृक्षीय अनुकूलन के जो कुछ लक्षण होते हैं, वृक्षीय अनुकूलन में रहने वाले जीवों के शरीर मजबूत होते हैं, इनके पैरों की मजबूती भी शरीर को ऊपर चढ़ने और उतरने में सहायता प्रदान करती है। वृक्षीय अनुकूलन वाले जीव अपने विकसित पंजों से अपनी अच्छी पकड़ बना लेते हैं। वृक्ष पर चिपकने वाला मेढक के अंदर चिपकने वाली गद्दी पाई जाती है, जिसकी सहायता से आसानी से चढ़ते और उतरते हैं। अब हम लोग स्थलीय अनुकूलन के बारे में देखते हैं। तो ऐसे जीव जो स्थल पर रहने और चलने के लिए अनुकूलित हो गए हैं वह सभी जीव स्थलीय अनुकूलन के अंतर्गत आते हैं। इन जीवों के अंदर मनुष्य भी एक ऐसा जीव है जो स्थल पर निवास करता है। तो ऐसे सभी जीव जो स्थल पर रहने और चलने के लिए अनुकूलित हो गए हों वह सभी जीव स्थलीय अनुकूलन के अंतर्गत आते हैं। इन जीवों के अंदर मनुष्य भी एक ऐसा जीव है जो स्थल पर निवास करता है। इसको हम लोग स्थलीय अनुकूलन कहते हैं। जैसे हाथी हो गई, फिगर में आप लोग देख रहे होंगे। अब हम लोग बात करते हैं पर्वतीय क्षेत्र अनुकूलन के बारे में। तो पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले जीव जंतु भी पर्वत पर रहने के लिए अनुकूलित हो गए हैं। पर्वत पर रहने वाले जीव जंतुओं के शरीर पर मोटी चमड़ी वाले खाल होती है, जो उस पर अधिक मात्रा में बाल होते हैं। इसके शरीर पर यह बाल उन्हें गर्म रखने का कार्य करते हैं, जो ऊष्मा का आदान प्रदान बाहर नहीं होने देते। पर्वतीय क्षेत्रों पर पाई जाने वाली बकरी के खुर मजबूत होते हैं। बकरी के यह खुर उसे पहाड़ों पर चढ़ने और उतरने के लिए बहुत ही सहायता करते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले तेंदुए के पैर व अंगुलियों सहित पूरे शरीर के मोटे और रोएदार बाल पाए जाते हैं, जो उसे पर्वतीय क्षेत्रों पर बर्फीले क्षेत्रों में गर्म रखने का कार्य करते हैं। अब हम लोग जैव घटक के बारे में बात करते हैं। तो परिस्थिति तंत्र के सजीव घटकों को जैव घटक कहते हैं। इसमें पेड़ पौधे तथा जंतु भी होते हैं। तो परिस्थिति तंत्र के सजीव घटकों को जैव घटक कहते हैं। इसमें पेड़ पौधे तथा जंतु भी होते हैं। जंतु क्या होते हैं? तो जैविक घटकों के मुख्य घटक पर्यावरण में रहने वाले सभी जीव जंतु सम्मिलित होते हैं, जिसमें जलचर, नभचर एवं स्थलीय जीव शामिल होते हैं। इसके अंतर्गत स्वपोषी और परपोषी प्राणियों का विभाजन किया जाता है। तो जैविक घटकों का जो मुख्य घटक होता है, पर्यावरण में रहने वाले सभी जीव जंतु सम्मिलित होते हैं, जिसमें जलचर, नभचर एवं स्थलीय जीव शामिल होते हैं। इसके अंतर्गत स्वपोषी परपोषी प्राणियों का विभाजन किया जाता है। वनस्पति क्या होती है? तो वनस्पति समुदाय के अंतर्गत परिस्थितियों में विद्यमान प्रत्येक प्रकार के पादप, पौधे, वृक्ष आदि की हजारों लाखों प्रजातियों को सम्मिलित की गई है। तो वनस्पति समुदाय के अंतर्गत परिस्थिति में विद्यमान प्रत्येक प्रकार के पादप, पौधे, वृक्ष आदि की हजारों लाखों प्रजातियां सम्मिलित की गई हैं। सूक्ष्म जीव क्या होता है? तो सूक्ष्म जीव पर्यावरण में अहम भूमिका निभाते हैं, जिसमें सभी प्रकार के कवक, शैवाल, बैक्टीरिया, जीवाणु आदि शामिल किए गए हैं। तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं वह पर्यावरण में अहम भूमिका निभाते हैं, जिसमें सभी प्रकार के कवक, शैवाल, बैक्टीरिया, जीवाणु आदि शामिल किए गए हैं। इसको हम लोग सूक्ष्म जीव बोलते हैं। मनुष्य भी परिस्थिति के जैविक घटक का मुख्य बिंदु माना गया है एवं पर्यावरण के लिए आवश्यक प्राणी है। अजैव घटक क्या होते हैं? तो किसी परिस्थिति तंत्र में पाए जाने वाले सभी निर्जीव पदार्थ को उसके अजैवक घटक कहते हैं, जैसे चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल आदि। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा भी परिवेश के अजैव घटक माने गए हैं। ताप एवं प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश एवं ताप जैविक घटक के पोषण एवं जीवित रहने के लिए अत्यंत जरूरी होता है, क्योंकि प्रकाश से ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो प्रकाश जो होता है ताप जैविक घटकों के पोषण एवं जीवित रहने के लिए अत्यंत जरूरी होता है, क्योंकि प्रकाश से ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं। मृदा क्या होती है? तो विभिन्न प्रकार के अकार्बनिक एवं कार्बनिक कणों को संयुक्त होकर बने पदार्थ को मृदा या मिट्टी कहते हैं, जो वनस्पति के लिए जरूरी होता है। आर्द्रता क्या होती है? तो जलवायु परिवर्तन एवं संतुलन हेतु आर्द्रता आवश्यक है। हवा एवं स्थलाकृति क्या होती है? तो हवा के बिना प्राणी मात्र का अस्तित्व संभव नहीं है एवं स्थलाकृति किसी जगह का आकार है जो किसी ग्रह की पहचान के लिए आवश्यक माना गया है। तो हवा के बिना प्राणी मात्र का अस्तित्व संभव नहीं है एवं स्थलाकृति किसी जगह का आकार है जो किसी ग्रह की पहचान के लिए आवश्यक माना गया है। अंकुरण क्या होता है? अंकुरण उस क्रिया को कहते हैं जिसमें बीज एक पौधे में बदलने लगता है, जिसमें अंकुरण की क्रिया के समय छोटा पौधा बीज में निकलने लगता है। या मुख्य रूप से तब होता है जब बीज को आवश्यक पदार्थ और
वातावरण मिल जाता है। इसके लिए सही तापमान, जल, वायु की आवश्यकता होती है। रोशनी का हर बीज के लिए होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन कुछ बीज बिना रोशनी के अंकुरित नहीं होते हैं। तो बीज से नए पौधों का प्रारंभ होता है। जब बीज में से अंकुरन निकल जाता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग अंकुरन कहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रजनन क्या होता है? तो जिसमें कोई जीव अपने ही समान एक नए जीव की उत्पत्ति करता है, यानी जीवों द्वारा अपनी प्रजाति को बढ़ाने के लिए अपने समान ही जीव यानी संतान उत्पन्न करने की क्रिया को हम लोग प्रजनन कहते हैं। पृथ्वी पर उपस्थित सभी प्राणियों में प्रजनन होता है। भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी अलग अलग तरह से प्रजनन करते हैं। कुछ प्राणी अंडे देते हैं, जिसमें बाद में जीव की उत्पत्ति होती है। ऐसे प्राणियों को अंडे प्रजाति या प्राणी कहा जाता है, जैसे पक्षी और सरीसृप आदि। कुछ प्राणी सीधे शिशु को जन्म देते हैं। ऐसे प्राणियों को स्तनपायी प्राणी कहा जाता है, जैसे मनुष्य, सिंह, हाथी, लोमड़ी, भेड़िया, कुत्ता, चूहा, खरगोश आदि। प्रजनन क्रिया संसार में जीव प्रजातियों के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए आवश्यक होती है। जीव जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। प्रजनन के दो मुख्य रूप होते हैं। यौन प्रजनन। तो यौन प्रजनन क्या होता है? एक जीव अपने माता पिता से प्रत्येक से आनुवंशिक जानकारी को जोड़ता है और आनुवंशिक रूप से अद्वितीय होता है। समुद्री कछुए एक ऐसे जानवर का उदाहरण है जो यौन रूप से प्रजनन करता है। यौन प्रजनन के लिए आमतौर पर दो विशेष जीवों के यौन संपर्क की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम लोग युग्मक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? युग्मक कहा जाता है, जिसमें समान कोशिकाओं के गुणसूत्रों की संख्या आदि होती है और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनाए जाते हैं। यौन प्रजनन जो होता है, एक जीव अपने माता पिता में से प्रत्येक से आनुवंशिक जानकारी को जोड़ता है और आनुवंशिक रूप से अद्वितीय होता है। समुद्री कछुए एक ऐसे जानवर का उदाहरण है जो यौन रूप से प्रजनन करता है। यौन प्रजनन के लिए आमतौर पर विशेष जीवों के यौन संपर्क की आवश्यकता होती है, जिन्हें युग्मक कहा जाता है, जिसमें समान कोशिकाओं के गुणसूत्रों की संख्या आदि होती है और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनाए जाते हैं। अलैंगिक प्रजनन क्या होता है? तो एक माता पिता आनुवंशिक रूप से समान संतान बनाने के लिए स्वयं की प्रतिलिपि बनाते हैं। एक वाल्व बॉक्स हरा शैवाल एक ऐसे जीव का उदाहरण है जो अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है। लैंगिक प्रजनन एक प्रकार का प्रजनन है जिसमें युग्मकों का संलयन या गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन शामिल नहीं होता। एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जीवों में अलैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न होने वाले सभी संतानें अपने एकल माता पिता के जीनों के पूरे सेट को प्राप्त करती हैं। अलैंगिक प्रजनन एकल कोशिका वाले जीव जैसे कि आर्किया और बैक्टीरिया के लिए प्रजनन का प्राथमिक रूप माना गया है। कुछ जंतु अंडे देते हैं, कुछ जंतु शिशु को जन्म देते हैं। गति क्या होती है? सभी सजीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, उनके शरीर में अन्य प्रकार की गति भी करते हैं। भोजन सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन जो होता है सजीवों को उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। वृद्धि क्या होती है? तो जंतुओं के बच्चे की भी वृद्धि का वयस्क हो जाते हैं। तो जंतुओं के बच्चे भी वृद्धि कर वयस्क हो जाते हैं। श्वसन क्रिया क्या होती है? तो हम वायु से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को श्वास द्वारा बाहर निकाल देते हैं। श्वसन सभी सजीवों के लिए आवश्यक माना गया है। केंचुआ त्वचा द्वारा सांस लेता है, मछली गिल द्वारा सांस लेती है। पौधे पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु को अंदर लेती हैं। सजीवों में श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन की प्रतिक्रिया या अनुक्रिया, प्रजनन, गति एवं वृद्धि तथा मृत्यु होती है। अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर से होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन परिनुकूलन कहलाते हैं। तो आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। आज के सेशन में हमने सजीवों के उनकी विशेषताएं और विकास के बारे में पढ़ा, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था, बायोलॉजी का चैप्टर माना जाता है। यहाँ से आपको 2 से 3 नंबर के प्रश्न पेपर में हर बार देखने को मिलते हैं, चाहे वह सीटेट हो गया, चाहे यूपी टेट हो गया, चाहे सुपर टेट हो गया, चाहे बीपीएससी टीआरई 3.0 हो गया। सभी जगह यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आशा करता हूँ सेशन आपको बहुत आसानी से समझ गए होंगे। ऐसे ही सेशन देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तथा क्लासेस की नोट्स और पीडीएफ अगर आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, आप लोग उससे जुड़ जाइए। वहीं पे आपको क्लासेस की नोट्स, पीडीएफ सब वहीं प्रोवाइड की जाती हैं। चलिए फिर कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।